राइट, सो बेसिक कैलकुलेशन तो ये बोलती है कि आपके पास प्रीलिम्स के लिए अभी 351 डेज है, लेस देन अ ईयर। उसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीने का गैप मिलेगा मेंस लिखने के लिए, 3 महीने का गैप मिलेगा, और टोटल मेंस तक में आपके पास 440 दिन है। ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स मेंस के बीच का गैप, और इस 351 दिन को ही मेनली हमें टारगेट करना है। तो वी हैव 351 डेज टिल प्रीलिम्स, और इसमें वी हैव टू प्रिपेयर GS 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल, ऐसे सारी चीजें प्रिपेयर करनी है हमें। इसमें कोशिश करनी है कि इसमें प्रिपेयर करें, और प्रीलिम्स आएगा फॉर एग्जांपल 351 डेज के बाद प्रीलिम्स है, तो आपके पास आखिरी के जो 3-4 महीने उसमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है, राइट। तो इसमें हमें टाइम मैनेज करना है कि हम इसमें इस 351 डेज में हमें ऐसे टाइम मैनेज करना है कि हम सिलेबस भी कंप्लीट करें, नोट्स भी बनाएं, थोड़े बहुत आंसर्स या टेस्ट भी लिख दें इफ पॉसिबल, और प्रीलिम्स आए तो प्रीलिम्स की भी तैयारी हमारी रहे। ये चारों पांचों चीजें हमें बैलेंस करनी है इस 351 डेज में। आज से भी होगा क्या? नाइस, थैंक यू। हाँ ठीक है, सो अब यहाँ पे हम थोड़ा राइट, सो यहाँ पे हम थोड़ी स्ट्रेटजी अपनी क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपरेशन में इंटर कर रहे हो, आप एक इंसान हो जो प्रिपरेशन में इंटर कर रहे हो, ये पूरी यूपीएससी का प्रिपरेशन का वो है, एक नया इंसान इंटर कर रहा है, तो बिना ग्राउंड वर्क किए बिना इंटर करना इज अ वेरी बैड स्ट्रेटजी। ग्राउंड वर्क का क्या मतलब है कि आप एग्जाम में इंटर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम डिमांड क्या करता है आपसे। जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, वो पहले इस चीज को क्लियर कर लें कि एग्जाम का डिमांड समझना बहुत जरूरी है। डिमांड से मतलब है कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछती है, नंबर 1, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, नंबर 2, और ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स का ट्रेंड हम जैसे देख रहे हैं कि लास्ट 2-3 सालों में चेंज हो रहा है। पेयर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, 2 साल से पेयर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेंस में भी एज यू कैन सी मोर एनालिटिकल क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। ऐसे में पहले ऐसा होता था कि ऐसे में वी हैड फैक्चुअल टॉपिक्स फॉर ऐसे, ये होते थे 4 टॉपिक्स, और 4 टॉपिक्स हमारे पास होते थे ह्यूमैनिटीज वाले, कोट्स बेस्ड, यानी कोट्स बेस्ड हमारे पास 4 टॉपिक्स होते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब 8 के 8 यहां से आ रहे हैं, अब 8 के 8 कोट्स आ रहे हैं, उस पर हमें ऐसे लिखना है। तो थोड़े ट्रेंड के हिसाब से वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटजी। राइट, तो ग्राउंड वर्क करने का क्या मतलब है कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रिपरेशन बेसिकली स्टैंड्स ऑन 2 पिलर्स। प्रिपरेशन 2 पिलर पे स्टैंड करती है, एक होता है सिलेबस और एक होता है पीवाईक्यूज। कोई भी नया एस्पिरेंट को प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले इन 2 चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा? यूपीएससी की वेबसाइट पे, यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है वहां पे यू विल फाइंड द सिलेबस। पीवाईक्यूज आपको कहाँ मिलेंगे? वेबसाइट पे मिलेंगे। तो ये 2 चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है। क्या इससे फायदा है? बिकॉज यूपीएससी इज एन एग्जाम जो आपको ये नहीं बताएगी कि नेक्स्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दिस दे वोंट टेल। क्या आपको पता है यूपीएससी के बारे में कि एक सिलेबस है, डिफाइंड सिलेबस है, प्रीलिम्स का भी है, मेंस का भी है, इंटरव्यू में भी एक गाइडलाइन, सेट ऑफ गाइडलाइंस उसके नोटिफिकेशन पे है। पीवाईक्यू से क्या फायदा होता है कि क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस इवॉल्व होते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन इवॉल्व होते हैं, तो जैसे क्वेश्चंस आते हैं अगले साल भी थोड़ा उससे एडवांस क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा चेंज करके क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए पीवाईक्यूज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रिपरेशन नहीं तो कहीं भी जा सकता है। तो अच्छे से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो कि सिलेबस रफली, सिलेबस ऐसा वाटर टाइट सिलेबस तो है नहीं। GS1 में जैसे आपको सिलेबस दिखेगा कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और फिजिकल एंड वर्ल्ड जियोग्राफी ऐसे है, तो ये बहुत वाटर टाइट सिलेबस नहीं है, एक लूज टर्म दिया हुआ है। इस लूज टर्म को अगर आप प्रिपेयर करने चलोगे तो आप, सपोज ये पीवाईक्यूज हैं, ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज ये हैं, और टर्म दिया है फिजिकल एंड वर्ल्ड जियोग्राफी,
अब आप इसको सीधा प्रिपेयर करने चलोगे तो आप कुछ भी पढ़ोगे रैंडम, यूएसए की ज्योग्राफी पढ़ने लगोगे, अफ्रीका पढ़ने लगोगे, तो आप इधर उधर की चीजें बहुत सारी पढ़ रहे हो। बट क्वेश्चंस यूपीएससी पिछले 30 सालों में उसने इस एरिया से ही पूछे हैं, तो अभी भी इसी एरिया से पूछेगी। जब आप पीवाईक्यूज नहीं देखते हो तो आपकी प्रिपरेशन टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसलिए पीवाईक्यूज और सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। सॉरी, हाँ राइट। सो आपको पीवाईक्यूज और सिलेबस हमेशा ध्यान में रख के ही प्रिपरेशन करनी है, और प्रिपरेशन आप कंटिन्यू करो, उसमें भी बार बार उसे देखना है। नाउ प्रीलिम्स का सिलेबस, जैसे अगर मैं देखूं प्रीलिम्स का सिलेबस वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। ऐसा कुछ बोलता है, देखो कितना लूज टर्म दिया हुआ है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये हो गया करंट अफेयर्स। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हिस्ट्री हो गया। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी हो गया। ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हैं कवर्ड। इसलिए इसमें भी पीवाईक्यूज का रोल बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे ही आपको पता लगेगा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से। जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो हमेशा ध्यान में ये रखना है कि पीवाईक्यूज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं देखोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। और हमारे पास यार देखो एक चीज है कि वी हैव द कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम। प्रीलिम्स इज ऑन 25th of May नेक्स्ट ईयर, वो चेंज तो होगा नहीं। तो आपके पास जो 351 डेज हैं वो उतने ही रहेंगे। आप उसमें एक्स्ट्रा चीज अगर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे जो कि एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, दैट विल टेक योर टाइम, और उससे काम की चीजें आप नहीं पढ़ पाओगे। राइट, सो whenever you are starting your preparation, just remember these few things. You have to know the syllabus. Knowing the syllabus का मतलब वही है कि सिलेबस के टर्म्स, GS1 का सिलेबस क्या है, GS2 का सिलेबस क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, आपके ऑप्शनल के पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको मतलब अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो यू वोंट बी एबल टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स, बट जैसे जैसे प्रिपरेशन कंटिन्यू होगी यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दिस। कि GS1 में अच्छा हिस्ट्री में क्या टर्म्स दिए हुए हैं सिलेबस पे, या फिर GS2 में एक सेक्शन है गवर्नेंस, या फिर एक सेक्शन है सोशल इश्यूज। तो ये सारे, GS3 में एक इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि GS1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। इसका फायदा ये है कि whenever you are reading something from the newspaper, you'll start reading the newspaper also. न्यूज़पेपर आप पढ़ना जैसे ही हैबिट स्टार्ट करोगे, इनिशियल डेज में एक कोई न्यूज आइटम आपको यहाँ दिखी, अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आपको ये नहीं पता कि ये मेरे एग्जाम में कहाँ रेलेवेंट है। अगर आपको ये सिलेबस आपने देखा नहीं है और एक टॉपिक लेट्स से है इंटरनेशनल रिलेशंस पे कि इंडिया और यूएसए के रिश्तों में कुछ भी हो रहा है समथिंग, आपको पता नहीं अगर है कि वो GS2 का टॉपिक है, यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट विथ योर स्टडी सब्जेक्ट। इससे रिलेट नहीं कर पाओगे तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाओगे कि वो एग्जाम के हिसाब से कितना रेलेवेंट है। फिर आप न्यूज़पेपर में रैंडम टॉपिक्स को ज्यादा वैल्यू दोगे और जो काम की टॉपिक्स है उसको कम वैल्यू दोगे। इसलिए सिलेबस हमेशा यू विल हैव टू रिमेंबर क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या टॉपिक्स मेरे सिलेबस में दिए हुए हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग इज यू हैव टू डू एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। एक प्रिपरेशन होती है कि मैं प्रीलिम्स पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ रहा हूँ, मेंस पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ मेंस पढ़ रहा हूँ, इंटरव्यू का पढ़ूंगा सिर्फ इंटरव्यू का पढ़ूंगा। दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी, बिकॉज प्रीलिम्स का नॉलेज विल बी यूज्ड इन हियर ऑल्सो, मेंस का नॉलेज यहाँ भी यूज करोगे, इन दोनों का नॉलेज आप यहाँ भी यूज करोगे। तो वाटर टाइट नहीं है, सब कुछ मूव कर सकता है। इसलिए एक चीज पढ़ रहे हो तो रिमेंबर कि these things are relevant for other papers also, other stages of the exam also, right? Next is we have to do a time bound study. Time bound study कहने का ये मतलब है कि ये एग्जाम ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th and 12th also. 10th and 12th में क्या डिफरेंस होता था कि you had a particular syllabus, you had a particular set of questions which are often asked, और एक मतलब रिजिड सी स्ट्रेटेजी होती थी। आपको पता होता था कि इस किताब को मैं इतनी बार पढ़ूंगा तो इससे ही क्वेश्चंस आएंगे और मेरा एग्जाम क्लियर होगा। 10th 12th में बहुत सीधी सी स्ट्रेटेजी। यूपीएससी इज अ डिफरेंट एग्जाम इन दिस रिस्पेक्ट बिकॉज द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड बहुत ब्रॉड एरिया से होते हैं। जो लोग आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपके सेम एज ग्रुप के नहीं है,
पीपल फ्रॉम एज 21 टू 32 टू फर्दर अहेड, सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। सबका नॉलेज बेस अलग है, सबका नॉलेज बेस अलग है, सबका लेवल ऑफ सबका बैकग्राउंड अलग है, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स है। इस 10-12 जैसी कहानी नहीं है यहाँ पे। तो टाइम बाउंड स्टडी करनी इसलिए जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी आपकी सेट नहीं हो पाएगी इफ यू आर नॉट डूइंग इट इन अ रूटीन वाइज मैनर। अगर आपने शेड्यूल्स बना के काम नहीं किया, अगर आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, तो बहुत ही डिफ्यूज्ड प्रिपरेशन चलेगी। आपने हिस्ट्री कितना पढ़ लिया, अगर आप उस चीज को ट्रैक नहीं कर रहे, देन अगेन आप 2 महीने बाद हिस्ट्री की बुक खोलोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर कि मैंने पढ़ा क्या था हिस्ट्री में। इसलिए हमेशा एक टाइम बाउंड मैनर में चलना है। अभी जून का महीना चल रहा है, जैसे अभी जून का महीना चल रहा है और एग्जाम इज इन मई, जून का महीना चल रहा है, तो अगस्त तक में मेरा XYZ टॉपिक हो जाना चाहिए, फिर सितंबर तक में ये टॉपिक हो जानी चाहिए। ऐसे करके नहीं चलोगे तो प्रिपरेशन बहुत पता नहीं चलेगा आपको कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ और वो कितना रेलेवेंट है और कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो सब कुछ आपको, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स।